अब देखो इसमें हम लोग को क्या देखना है, ये पॉइंट क्या है, जैसे ये जो क्षेत्र है ना, एक ये क्षेत्र जहां से निकलती है कौन सी नदी, सिंधु नदी, है ना। और ये सिंधु नदी ये एरिया होते हुए पाकिस्तान होते हुए ये सीधा जाकर अरब सागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है। ये अरब सागर का क्षेत्र है और ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, ठीक ना, ये सिंधु नदी। इसके बाद देखोगे कि सिंधु की सहायक नदी, अब देखोगे तो यहां शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है, झेलम। कौन सी नदी, झेलम नदी। और झेलम नदी जो है निकलने के बाद ये ऐसे आती है, यहां रुक जाती है। हिमाचल प्रदेश के जब क्षेत्र देखोगे तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता चलेगा एक दर्रा है, बारालच्चा दर्रा, यहां से चिनाव नदी निकलती है और ये नदी जाकर किस में मिल जाती है, सिंधु में, ठीक ना। तो ये बारालच्चा दर्रा। इसके बाद आप देखोगे तो एक नदी है जिसका नाम है यहां से रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा से निकलती है एक नदी, जिस नदी का नाम क्या है, ये आप भी जान रहे हो, इसका नाम है क्या, रावी, बिल्कुल। तो ये रावी भी जाकर किस में मिल गई, तो चिनाव में। इसके बाद एक यहां ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड से नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है, ब्यास। और ये ब्यास की नदी का क्षेत्र ये है, ये पंजाब के क्षेत्र में ऐसे बहती है। और एक ये क्षेत्र से सतलज नदी निकलती है, ठीक ना, सतलज। अब ये सतलज नदी क्या होती है कि ऐसे ये क्रॉस करके इसको पूरे पार करके ये जाकर किस में मिल जाती है, चिनाव में। तो यही है कि सतलज नदी जो है चिनाव की सबसे लंबी सहायक नदी है, और चिनाव जो है वो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। यही लाइन हम लोग क्लियर किए थे। इसके बाद उत्तराखंड के क्षेत्र में आप जब देखोगे तो उत्तराखंड में से गंगोत्री नामक स्थान से यहां दो नदी का विस्तार होता है। एक नदी है भागीरथी और अलकनंदा। ये देवप्रयाग नामक स्थान पर, ये देवप्रयाग नामक स्थान पर ये नदी क्या बन जाती है, गंगा। और ये गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी जो है ऐसे निकलते हुए उत्तर प्रदेश को पार करके बिहार को बीच से काटकर झारखंड थोड़ा सा, झारखंड थोड़ा सा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। ये एरिया बे ऑफ बंगाल का है, ये अरेबियन सी का है, ठीक ना। इसके बाद आपको पता क्या चलता है कि इस नदी में कोई नदी आकर मिलती है। तो ये यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और ये दिल्ली पार करके यहाँ ये क्षेत्र में आकर यहाँ प्रयागराज में आकर इससे क्या हो जाती है, मिल जाती है। कौन नदी, यमुना नदी। और ये गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी का नाम यहाँ क्या हो जाता है, पद्मा। क्या नाम हो जाता है, पद्मा नाम हो जाता है। इसकी जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है गंगा का। इसके बाद ये सिंधु और ये सतलज, इस भाग से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। अब ये ब्रह्मपुत्रा नदी क्या होती है कि जब निकलती है तो अपने क्षेत्र को विस्तारित करते हुए तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं, सांगपो। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, सांगपो, टिसांगपो लिखा जाता है ना, सांगपो। और ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सा में, देखो अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी हिस्सा है, तो यहां पर इस नदी को दिहांग कहते हैं। क्या बोलते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर ये नदी जैसे ये प्रवेश करती है कहां, थोड़ा नीचे, मतलब इसके नीचे, और ये अब असम के क्षेत्र में आ जाती है, तो यहां नाम इसका हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। और यही नदी फिर बांग्लादेश में क्या हो जाती है, प्रवेश करती है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो नाम हो जाता है जमुना, यमुना, यमुना नहीं जमुना। फिर यही नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जब आकर फिर ये गंगा में मिल जाती है, गंगा के धारा में, ये बंगाल की खाड़ी में आ गई तो गंगा के धारा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। जब गंगा के धारा में ये मिल जाती है तो इसका नाम फिर चेंज हो जाता है और नाम क्या हो जाता है, मेघना, ठीक ना। ये सभी लाइन को हम लोग क्या किए हैं, क्लियर किए हैं, ठीक। तो ये इधर की जो नदी है ये सभी नदी को हम किस नाम से जानेंगे, हिमालयन रिवर्स, हिमालय की नदियां, ठीक ना।
अब यही बिहार के क्षेत्र में जब चलोगे तो बिहार से तो कोई आप लोग को काम नहीं है, लेकिन हमें तो काम है ना। लेकिन कुछ बात जो है यहाँ ध्यान देना है। इसकी जो कलर ले लेंगे हम लोग ये। अब क्या है ना कि ये जो नेपाल का एरिया है ना, तो नेपाल के एरिया से एक नदी निकलती है सप्तकोशी नेपाल से, कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, ठीक ना। बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का दुख कहते हैं, कष्ट कहते हैं कोसी नदी को, क्योंकि यह बाढ़ बहुत ज्यादा लाती है बिहार में कोसी नदी। और ये कोसी सप्तकोशी नेपाल से निकलती है और जाकर गंगा में मिल जाती है। फिर गंडक नदी भी हिमालय क्षेत्र से निकलती है, जाकर गंगा में मिल जाती है। कमला, बागमती, ये सभी गंगा में मिल जाती है। इसके विस्तार क्षेत्र ज्यादा हो जाता है और ये आकर बंगाल की खाड़ी में क्या जाती है, गिर जाती है। अब क्या है ना कि ये इतने, अगर मान लो कि कोई क्षेत्र में अगर जल को बहाया जाए तो वो जल अपने साथ बहुत से अवसाद को लेकर जाता है, बहुत से खराब वस्तुओं को लेकर जाता है। आप कुछ मत करो, ये क्लास को जब धोओगे ना तो जितने भी कचरा, देखो कचरा तो गिरा है नहीं, ये सभी कचरा क्या होगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ इकट्ठा होगा, जहां पर पानी गिरने का, निकलने का स्थान होगा। समझ रहा है, मतलब बहुत दिन के बाद अगर मान लो कि पानी जब बरसेगा, बादल आए, वर्षे हुए, वर्षा जब होगा, तो आप देखे होंगे कि जब छत जो होता है ना, जितने भी छत के कचरा होते हैं ना, ये सब जाकर जहां से पानी गिरता है वहां क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं। जिस घर में बहुत दिन बाद अगर मान लो कमरे को धोओगे तो उसके कचड़े क्या करेंगे, जमा हो जाएंगे। सोचो जब जल थोड़ा सा क्षेत्र में आ रहा है तो कचरा जमा कर रहा है। इतनी बड़ी नदी जब आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो अपने साथ बहुत से खराब वस्तुओं को लेकर जा रही होगी। तो ये कहीं जहां गिराएगी वहां इकट्ठा हो जाएगा। तो इकट्ठा होने के बाद याद रखना, ये जो आपका बांग्लादेश का जो एरिया है ना, इसमें बंगाल की खाड़ी वाला ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जहां से बंगाल की खाड़ी अब गिर रहा है, ये गिरने वाले स्थान, गिरने वाले स्थान पर ही कचरा जमा होगा। आपके छत में जो, छत से जब पानी अगर गिरेगा, जहां से छत का पानी बाहर निकलने का जगह होगा, वहीं कचरा जमा होगा। ये कमरा भी जो है, इस कमरा में जहां पर पानी निकलने का कहीं अगर स्थान होगा, वहीं कचरा जमा होगा। तो ये पूरी गंगा नदी का क्षेत्र, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र, जो पानी आएगा तो उस कचरा को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। ये कचरा बहुत ज्यादा ही इकट्ठा हो जाएगा और यही इकट्ठा कचरा को हम कहते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। आप लोग सुने होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा, है ना। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। क्यों, क्योंकि इस नदी के बहाव क्षेत्र जो है, इतनी सारी नदी जिसमें गंगा का पानी है, यमुना का पानी है, केन का पानी है, बेतवा का पानी है, चंबल का पानी है, सिंध का पानी है, इसमें गंडक का पानी है, सोन का पानी है, बागमती का पानी है, कमला का पानी है। ये सभी गंगा नदी में मिलती है, क्योंकि गंगा की सहायक नदियां जितना नाम है। यमुना का सहायक केन, बेतवा, चंबल है, तो यमुना किसकी सहायक है, गंगा की। वो लोग मिले यमुना में, यमुना मिले गंगा में, गंगा गिरी बंगाल की खाड़ी में, तो सभी पानी के क्षेत्र को लेकर आएगी और आकर कचरा को इकट्ठा करेगी, कचरा को इकट्ठा करेगी। जैसे आप ये कमरा धोगे तो ये कचरा इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा। तो ये थोड़ा सा पानी को, पानी से आप धोगे, और जो नदी चल रही है वो अपने साथ क्या है, बजरी, मिट्टी, अवसाद, खराब वस्तुएं, किसी का वस्त्र, है ना, नदी में वस्त्र भी पूरा रहता है, कोई दान कर देते हैं, कोई फेंक देते हैं, कोई कोई ये, कोई पैसा फेंक देता है है ना। बहुत से लोग जो है, कोई चढ़ावा चढ़ाता है, कोई नारियल फेंक देता है, बहुत से खराब वस्तुएं इकट्ठा कहीं जमा होगा जहां गिरने का स्थान होगा। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। तो ये सभी हिमालय नदी का क्षेत्र है। अब यहां देखेंगे ये वाले पोर्शन, यहां से देखोगे कि ये अरावली पर्वत का क्षेत्र है। अरावली कैसी पर्वत है, तो अरावली जो है, अगर देखने से इस साइड में ऐसे ये पर्वत दिखती है। अगर ये अरावली पर्वत ऐसे होती ना, तो पूरे मानसून को, जो मानसून भारत में प्रवेश कर रहा है, उस मानसून को रोक लेती। और जब मानसून को रोकती ना, तो ये राजस्थान के ही क्षेत्र में भी सर्वाधिक वर्षा होता, सबसे ज्यादा वर्षा होता, और ये सब मरुस्थल हो जाता, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सब मरुस्थल हो जाता। लेकिन अगर मान लो कि
जो मानसून चलता है ना, मानसून जब भारत में इन करता है तो मानसून को रोकने के लिए पर्वत होनी चाहिए, उसको रोका जाएगा तभी वो मानसून उस एरिया में जल को बरसाएगा। ठीक ना, क्लाइमेट चैप्टर में आपको ये चीजें पढ़नी है, इंडिया क्लाइमेट में, कि भारत में जो मानसून है वो केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है, राज्य में केरल, यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश में अगर कहा जाए तो सबसे पहले ये 20 से 25 मई के बीच में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये प्रवेश कर जाता है। लेकिन जून के प्रथम सप्ताह में ये मानसून केरला में सबसे पहले इस भाग में प्रवेश करता है और सबसे पहले केरल के मलाबार तट में वर्षा कराता है। केरल के मलाबार बीच, बीच को कहते हैं तट, मलाबार तट में वर्षा कराता है। लेकिन अब क्या है कि इधर से जो मानसून चल के जाएगा, मानसून चल के जाएगा तो इसको रोकने के लिए जगह चाहिए, जो जगह रोकेगा उस क्षेत्र में वर्षा कराएगा। यहां पर एक तमिलनाडु में ये नीलगिरी पर्वत ऐसा पर्वत है, ये इधर से आने वाले जितने भी मानसून है इसको यहीं पर रोक देता है, इस साइड में नहीं वर्षा होता, इस तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा नहीं होता। तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा कब होता है तो लौटती हुई मानसून के कारण, ये लौटती हुई मानसून के कारण दिसंबर जनवरी महीना में सबसे ज्यादा वर्षा तमिलनाडु में होता है। और अरावली पर्वत मानसून को इसलिए नहीं रोक पाती क्योंकि अरावली पर्वत ऐसे है, मान लो कि कोई हमें मारने आएगा लठ लेकर, तो हम लठ को लेकर ऐसे रोकेंगे कि ऐसे रोकेंगे। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो कि 10 लोग हमें मारने आ रहे हैं लठ लेकर, लाठी समझ रहे हैं ना, डंडा, तो हम किसी को ऐसे रोकेंगे ना, हम बोलेंगे कि ऐसे रोक लेंगे, तो ऐसे रोकेंगे तो पता चलेगा कि लोग इधर से पीट देंगे, इधर से पीट देंगे, हम तो एक ही को रोक पाएंगे। तो वैसे ही ये आपका अरावली पर्वत जो है ये ऐसे रोकता है, अरावली पर्वत ऐसे है, तो मानसून कैसे रुकेगा? मानसून कोई इधर से निकल गया, कोई इधर से निकल गया, ये क्षेत्र जो है यहाँ दो दो गो, ये एरिया और ये एरिया, गुजरात का क्षेत्र और ये गुजरात का क्षेत्र और राजस्थान का क्षेत्र, दो मरुस्थल बन गए, एक थार का मरुस्थल और एक कच्छ का मरुस्थल। क्यों? क्योंकि वहां मानसून को रोकने वाला कोई नहीं था। समझ में आ रहा है ना? और जब ये मानसून ऐसे प्रवेश करेगा तो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में टकराएगा, उधर आगे बढ़ेगा, तो ये सब एरिया जो है, ये सब एरिया में वर्षा होता है। देखोगे जयपुर में पूरा वर्षा हो रहा है, बाड़मेर में नहीं हो रहा है, सुने हैं ना, जैसलमेर में नहीं हो रहा है, जयपुर पूरा पानी से भरा हुआ है, उधर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसी का ये क्षेत्र के कारण होता है। अब देखोगे कि यहाँ पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। इस पॉइंट में हम लोग कुछ बातों को जानेंगे कि और कौन कौन नदी है, जिस नदी का क्षेत्र के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलो, ये इधर से तो अरब सागर का क्षेत्र हो गया। अब देखो ये क्षेत्र जो था ये किसका था, अरावली का। अरावली पर्वत से क्या होती है, नदी निकलती है, जिसको कल भी आप लिखे थे अजमेर के क्षेत्र में, अजमेर के क्षेत्र से एक नदी निकलती है नाग पहाड़ी से, जिस पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी, वो नदी का नाम क्या है, लूनी नदी। और ये लूनी नदी जाकर कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है, यहां समाप्त हो जाती है, ये द एंड हो जाती है, ये अरब सागर में नहीं जाती, ये समाप्त हो जाती है। फिर अब देखो ये तो अरावली पर्वत का भाग है, ये जो पर्वत है ना, ये जो पर्वत है, एक पर्वत ये है और एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, ये देखो घिर गया, मध्य प्रदेश चारों ओर से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर पर से। हाँ, अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन पर्वत है तो ध्यान देना, ये पर्वत है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, जिसमें यूपी और एमपी का भाग आता है। ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा, सतपुड़ा माउंटेन। और ये जो माउंटेन है ना, ये जो माउंटेन है इसका नाम है मैकाल पर्वत, मैकाल माउंटेन, मैकाल पर्वत, ठीक ना। तो मैकाल माउंटेन, अब ये 3 पर्वत हो गया। अब यहीं से नदी निकलेगी, एक तो निकलेगी सबसे पहले माही नदी, वो विंध्याचल के क्षेत्र से निकल